यस। सो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके अंदर हमने अभी तक कल का जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कवर अप कराया था। और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन कैसे जाता है वो चीज मैंने बता दिया था। उसके अंदर कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आएंगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्या चीज हमारी प्लस होगी और क्या चीज हमारी माइनस होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था परचेज अगर आप करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स तो वो माइनस हो जाएंगे। इक्विपमेंट्स वगैरह अगर आप सेल करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिविडेंड रिसीव करते हैं, रेंटल इनकम आता है तो वो सब कुछ प्लस होगा। उससे प्लस माइनस करके आपका फिगर निकल जाता है। फिर उसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर हमने रीड आउट करा था अगर आपकी कंपनी ने शेयर इशू करे तो वो आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग से अगर पैसा आता है, डिविडेंड अगर आपने पे करा तो माइनस हो जाएगा। अगर आपने शेयर्स का रिडम्पशन कर दिया, डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया तो माइनस होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स अगर आपने अपने शेयर्स को वापस से बायबैक कर लिया है तो वो माइनस होगा। डिविडेंड पेड करा है तो माइनस होगा। उसी के बाद में फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हमें बनाना होता है तो यहाँ पर पहली चीज तो हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड्स होते हैं। इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो देयर इज नो डिफरेंस, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपका जो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें, वही आंसर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इट मींस प्रेजेंटेशन of investing and financing activity will remain same under both direct and indirect method। जब आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशंस करें या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें, कोई वेरिएशन नहीं आता। बट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें तो देयर विल बी डिफरेंट कैलकुलेशन पैटर्न अंडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो वहां पर हमारा दोनों पैटर्न में वेरिएशंस आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सी बेटा, इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड के जब अंदर जब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना होता है तो क्या आता है, सबसे पहले हमें लेना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होती है तो क्या लेते हैं हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। सर एडजस्टमेंट्स कौन से, जो भी आपकी नॉन कैश या से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस है तो उन सबके एडजस्टमेंट करने होते हैं। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम।
जो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस या इनकम है उनका हमें रिवर्सल करना होता है, लाइक डेप्रिसिएशन है तो उसको हमें हटाना होता है। इन्वेस्टमेंट इनकम है सर, उसको हटाना होता है। सर हटाना क्यों होता है इन्वेस्टमेंट इनकम को? सर ये तो कैश में आ रही है इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि बेटा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इनकम आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट्स में लिया हुआ होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ से हटा करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर देते हैं। फिर एक चीज जो मेन पॉइंट आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर डिफरेंट है। क्या बोला है? in Indian accounting, interest expense added। सर आप थोड़ा सा रिपीट कर दोगे, मेरी वॉइस कट हो गई थी तो नहीं सुन पाया मैं। मैं, अभी तक जो मैंने बेटा बताया वो बेसिकली वो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का वो कंसेप्ट वापस से रिवाइज कराया है। अब मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो नया पॉइंट आता है कि इंडियन अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, जो आप लोगों ने क्लास 11 12 में जिन्होंने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, इंडियन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं एंड डिडक्ट करते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यही करते हैं बेटा आप। बट एज पर ईसीसीए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, और जो इंटरेस्ट पेड करा है विल बी डिडक्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसको डिडक्ट भी कहाँ पर करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। सो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड एडजस्टमेंट will not be shown इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट वगैरह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं करते। यहाँ पर एसीसी के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, ये जो मेन एडजस्टमेंट है आपको याद रखना है, बाकी बुक का वही फॉर्मेट है। बस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर ऐड करते हैं और इंटरेस्ट पेड जो भी आपका होगा उसको हम क्या करते हैं, माइनस किया जाता है। किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही। तो जो भी आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपका वो ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या आ सकता है सर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। आपने अगर असेट्स को सेल करा तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। सर अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ तो वो माइनस हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स वो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक का ये कर देंगे हम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर आता है एक और पॉइंट, करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या चलता है बेटा, नेगेटिव रिलेशन। करंट असेट्स के अंदर कौन सा रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन। और करंट लायबिलिटीज में क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन। सर ये नेगेटिव रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है वो मैं अभी समझाता हूँ। करंट असेट्स में नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है तो कि अगर करंट असेट्स अगर कम होती है, करंट असेट्स अगर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर कम कैसे, मान लो डेटर्स हैं आपके 2017 और 2018, यहाँ पर डेटर्स थे आपके 1 लाख के और यहाँ पर डेटर्स रह गए 90,000 के। डेटर्स आपके 1 लाख की जगह कितने हो गए, 90,000 के, तो कम हो रहे हैं डेटर्स। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
वहां पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो देखो, डिक्रीज इन द इन्वेंट्री करंट असेट्स ऐड कर दी, इंक्रीज इन द ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मैंने क्या बोला, अगर डेटर्स अगर आपके कम होते हैं तो प्लस करेंगे, और अगर बढ़ते हैं तो माइनस करेंगे। अब पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। तो अगर करंट असेट्स, इफ करंट असेट्स इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, देन माइनस। और अगर करंट असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। इसी तरह से फिर करंट लाइबिलिटीज की मैं बात करूं तो करंट लाइबिलिटीज में मान लो क्रेडिटर्स, ये 2017 और 2018, 2017 के अंदर मान लो क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, और यहाँ पर रह गए 80,000 के। तो क्रेडिटर्स अगर हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, रिड्यूस हो रहे हैं, अगर करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, तो इफ करंट लाइबिलिटी इंक्रीज, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। करंट लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव रिलेशन मतलब करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस करो, और कम होती है तो माइनस कर दो। तो इफ करंट लाइबिलिटी रिड्यूस, डिक्रीज, देन उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का मैंने रिलेशन बता दिया। तो आपका एक करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का जो भी फिगर दे रखा है, इंक्रीज इन द ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, डिक्रीज इन द इन्वेंट्री, डिक्रीज इन द ट्रेड पेबल, अगर आपके ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लाइबिलिटी अगर कम हो रहे हैं तो माइनस कर दिया। इन सब का प्लस माइनस करने पर जो फिगर आएगा, उस फिगर को हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहा जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 2550। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड जो भी होगा वो माइनस कर देंगे, और इनकम टैक्स पेड को भी माइनस कर देंगे। तो आपका फिगर आ गया कितना, 1380, फाइनल आंसर। ये मेरा क्या बन गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को? तो लाइक उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 400 है एंड देन इंटरेस्ट पेड इज 270। तो सर ये सेम अमाउंट डिडक्ट नहीं होता उसमें से? रीजन, क्योंकि एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जो आपने पीएनएल से चार्ज किया हुआ है। तो जो पीएनएल से चार्ज किया हुआ है उसको हम वापस से ऐड करेंगे, और जितना आपने एक्चुअल में पे करा उसको माइनस करेंगे। इसलिए हमने एक्सपेंसेस को ऐड करा, जो पेड वाला है वो माइनस किया है। ओके सर। रीजन एक बार और एक्सप्लेन कर दो। भाई इंटरेस्ट का बेटा, आपने मान लो मैंने सपोज लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है। अब बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से लोन जो है वो 1 अप्रैल से, वही मेरा 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मेरा ड्यू तो हो गया है, मान लो सपोज 70,000 का। अब मैंने क्या करा था, अभी मार्च वाली जो इंस्टॉलमेंट थी वो अभी तक पे नहीं करी, बट अपन ने पढ़ा हुआ है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी करंट ईयर से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली करंट ईयर की बुक्स में शो किया होगा। अब करंट ईयर की बुक्स में शो किया होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, नहीं हो गया? बट मैंने एक्चुअल में इंटरेस्ट अभी तक पे करा है कितना, 60,000। ड्यू हो गया कितना, 70,000। तो मैंने बुक्स में उसका एज अ एक्सपेंसेस कितना शो कर दिया होगा, 70,000। जबकि मेरा एक्सपेंसेस गया कितना है अभी तक, 60,000। तो मैं फिर 70,000 को वापस से ऐड बैक करूंगा, 60,000 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यस सर। ये सर मतलब लॉजिक ये है कि अगर आपने कैश का यूज करंट असेट को एक्वायर करने में लगा लिया तो वो कैश ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कैश फ्लो में से, बिल्कुल बिल्कुल और वाइस वर्सा लाइबिलिटीज के साथ होगा। बिल्कुल। ये मेरी बात हो गई, यहाँ तक ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया। अभी हम इसका बड़ा क्वेश्चन भी करेंगे, अभी वो मैं सब कुछ कराऊंगा, धीरे धीरे हम इसको कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद में हमारा आएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैसे आता है,
टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी प्लस टोटल ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी। सर ए प्लस बी प्लस सी कैसे? ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में कितना 1380, कैश ये प्लस में आ रहा है कितना 1380, तो ये लिखा हमने सबसे पहले तो 1380। फिर इसके बाद में हमने सेकेंड एक्टिविटी का निकाला था, उसमें कितना आ रहा था नेट कैश यूज्ड, मतलब कि नेगेटिव में आ रहा है कितना 480, तो वो लिखा हमने माइनस का 480। और थर्ड वाले का आ रहा था नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इसका आ रहा है कितना 790, तो इसका प्लस माइनस करके हम निकालें कितना आ रहा है देखें, तो 1380 माइनस 480 माइनस 790, तो फिगर बैठ रहा है आपका कितना 110। यही आ रहा है क्या बेटा 110? इज इट क्लियर? तो ये हमारा 110, ये फिगर भी आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर भी, स्टार्टिंग में कैश कितना था और वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में आपका कैश कितना अवेलेबल है। यहां तक का पॉइंट क्लियर? ये हो गई बात हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से। अभी डायरेक्ट मेथड मैंने नहीं बताया, मैंने अभी ओनली सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड बताया है। एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाने के लिए बोलेगा, वो फॉर्मेट खुद बना करके दे देगा, आपको ओनली फिगर्स मेंशन करनी रहती है। तो आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाकर के पूरी फॉर्मेट रटना है और वो चीजें नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट कैलकुलेशंस वगैरह पार्ट वो चीज आना चाहिए। यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो उसी के अंदर अब हमारा टॉपिक दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसके हमारे दो मेथड्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं वहीं पर समझाऊंगा, अभी हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एज अब वे बाय रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर। जो भी नॉन कैश नेचर की ट्रांजेक्शन थी उसका हमने क्या करा था, इम्पैक्ट दिखाया, रिवर्सल किया, एनी अक्रूवल और प्री पेमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड आइटम रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। जो भी ये आइटम्स थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, लाइक आपने देखा इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो हमने उसको वहां से हटा करके क्या कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। या फिर कोई आइटम ऐसा है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो उसको हटा करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी के बाद में फिर हम आगे चले, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कैसे बनाया जाता है बेटा, अपन ने इनकम टैक्स अकाउंट बनाना सीखा था क्या, टैक्स अकाउंट, जिसके अंदर हम क्या करते यस हैं, इनकम टैक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे, बैलेंस बीडी, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है। फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद में आपने जितना भी अमाउंट पीएनएल से चार्ज करा है वो आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और लास्ट हमारा क्या आ जाता है, डिफरेंस अमाउंट से कैश अकाउंट, टैक्स पेड। यहां तक की बात क्लियर? वो फोर में से कोई भी थ्री फिगर्स दे देगा, एक फिगर को मिसिंग कर देगा, वो मिसिंग फिगर को आपको फाइंड आउट करना है। लाइक आपको ओपनिंग को क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, टैक्स पेड बता दिया, तो आपको भाई पीएनएल से कितना चार्ज किया। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, पीएनएल का चार्ज बता दिया, तो आपको टैक्स पेड कितना किया। तो ऐसे कोई भी एक फिगर मिसिंग कर सकता है। तो उसी की बेसिस पर हम देखें इनकम टैक्स पेड। Income tax paid may need to be calculated from other data given to you. This is best achieved by putting the relevant figures into a T account working. जिसके लिए आप क्या कर दीजिए, टी अकाउंट बना दीजिए। टी अकाउंट कैसे बनता है जो बता दिया मैंने। इसी के बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 1 दे रखी है, इस क्वेश्चन को हम देखें। द इनकम टैक्स पेबल बैलेंस, आपका इनकम टैक्स का पेबल बैलेंस बता रखा है
At 31st December 2019 and 31st December 2018 for tax company were as follows. ये 2018 का आपका डाटा दे दिया और 2019 का कितना कितना $1,68,000, $1,56,000 income tax payable. The tax expenses in the statement of P&L tax for 2019 was $1,04,000. और जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कितना है? P&L से आपने जो चार्ज करा है $1,04,000, आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने पे कितना करा है, तो वही हम टैक्स अकाउंट बनाएंगे। टैक्स अकाउंट के अंदर सबसे पहले वही हमारा ओपनिंग बैलेंस हम मेंशन करेंगे जो हमारी लाइबिलिटी है, और ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है $1,68,000। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है $1,68,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है $1,56,000। तो बैलेंस सीडी $1,56,000। इसके अलावा आपने टैक्स एक्सपेंसेस जो पीएनएल से आपने चार्ज करा था कितना $1,04,000, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल $1,04,000। डिफरेंस अमाउंट से आपका क्या आ जाएगा? टैक्स पेड। तो यहाँ पर कैश अकाउंट टैक्स पेड टोटल लगा के डिफरेंस निकाल दो बेटा, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 1,68,000 plus 1,04,000 minus 156,000, 1,16,000। ए आ रहा है क्या बेटा? Yes, sir. 1,16,000। Is it clear to everyone? यहाँ तक? चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे चलें। सेकंड टॉपिक आता है इसी के बाद में हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का अगर हमें कैलकुलेशंस करना है तो उसके लिए हमें कई बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है वो एसेट अकाउंट बनाने के लिए भी बोलते हैं, जो हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स अकाउंट के अंदर पढ़ा था। हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, वहां पर हमने एसेट अकाउंट बनाना सीखा था, तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी इसमें डाला जा सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भाई आपने कितनी फिक्स्ड एसेट सेल या परचेज किया है। The cash inflow included in this section are those related to the acquisition or disposal of any non-current assets or investment together with the return received in the cash from investment। मतलब कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं? जब आप कोई एसेट्स का एक्वायर करते हैं या डिस्पोजल करते हैं, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी रिटर्न मिलता है, मतलब कि वो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव वगैरह वो चीज। फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो वो सब कुछ भी आपका इसी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। This section show the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income and cash flow। आपने जो भी फ्यूचर में इनकम होनी है, कैश फ्लो होना है, उसके लिए आपने जो भी खर्चा किया है वो सब कुछ इसके अंदर शो किया जाता है। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 क्या दिया है? On 31st December 2018, the value of plant and equipment in the accounting records of Horizon Company as was as follows। ये कब की इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा? 31st December 2018 की। प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट दे रखा है कितना आपको? $2,00,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है कितना? $80,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। दिस बैलेंस इज ओपनिंग बैलेंस। On 1st January 2019, an item of plant was sold। 1st January 2019 मतलब कि ईयर के स्टार्टिंग में एक प्लांट था जिसको आपने सेल कर दिया $8,000 पर, विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट $20,000, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी? $20,000 व्हेन न्यू। जब आपने स्टार्टिंग में खरीदा था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी? $20,000, बट हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ $11,000 एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन जब हमने उसको सेल करा उस टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी थी? $11,000। This statement of financial position value shows above do not show that this sale has taken place। मतलब कि ऊपर जो फिगर बता रखा है उसके अंदर सेल को हमने नहीं शो कर रखा। On 31st December 2019, the value of plant and equipment in the statement of financial position was, और क्लोजिंग वैल्यू बता दिया हमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू दे दी। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? ये हमें कौन सी वैल्यू है? क्लोजिंग वैल्यू कितनी?
$2,80,000। अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन दे दिया $1,11,000 और केयरिंग अमाउंट दे दिया कितना $1,69,000। Show the relevant entry for property, plant and equipment which would appear in the statement of cash flow under the indirect method। आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी है जो आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर शो होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनेगा, ये अकाउंट का फॉर्मेट उन्होंने खुद ने बना रखा है, आप उनको डायरेक्टली अकाउंट बनाना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। इसके अंदर अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में बैलेंस सीडी। अब हम बात करें, सबसे पहले हमें एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना 2 लाख, और अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है 80,000, तो वो मेंशन कर दें 2 लाख और अक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। 000 हटाएंगे तो वो सब में 000 हटा दें, पहले इसमें सब में 000 हटा दो क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है, तो 200 और 80। फिर इसके अलावा दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस 280 और 111, तो एक क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 280 और यहाँ पर आ जाएगा 111। फिर आगे बोला हमें 1 जनवरी 2019 को प्लांट को आपने सेल करा है $8,000 पर, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी $20,000। तब पॉइंट सुने, प्लांट सोल्ड, आपने प्लांट सोल्ड करा, उसकी कॉस्ट प्राइस थी कितनी $20,000। उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, वो डेप्रिसिएशन लगने के बाद में केयरिंग अमाउंट हमें दे रखा है कितना $11,000। उसका केयरिंग अमाउंट बच रहा है बेटा कितना $11,000, तो आपका उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका होगा 20,000 माइनस 11,000, तो वो आ गया आपका 9,000। कॉस्ट प्राइस था 20,000, उसका केयरिंग अमाउंट दे रखा है 11,000, तो मतलब कि 9,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। और उस एसेट को आपने सेल करा है कितने पर 8,000 पर, उस एसेट को आपने सेल करा है बेटा कितने पर 8,000 पर, तो आपको क्या होगा 3,000 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस ऑन डिस्पोजल। यहां तक की बात क्लियर। एसेट्स को मैंने सेल करा और सेल करने पर डिस्पोजल लॉस हुआ है कितने का 3,000 का। अब इसको हमें यहाँ पर फिगर में शो करना है, तो फिगर में कैसे शो करेंगे हम उसको, वही सबसे पहली चीज तो हमारा एसेट अकाउंट के अंदर उसका डिस्पोजल हम शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखा मैंने डिस्पोजल अकाउंट, और डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कौन सी फिगर शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी 20, कॉस्ट कितनी 20, और उस 20, ये डिस्पोजल अकाउंट इधर बना रखा है, ये रहा डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट लिखेंगे, और एसेट की वैल्यू कितनी थी 20। उस एसेट पर हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन का भाई आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बना रखा था, तो उससे हम पैसा निकालेंगे, तो वो किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में डिस्पोजल अकाउंट। और उस पर हमारा डेप्रिसिएशन कितना अक्यूमुलेटेड रखा हुआ था बेटा 9,000 का, तो वो निकाला हमने 9, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9। फिर इसके बाद में आपने एसेट्स को सेल करा, उसको सेल करने पर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का 3,000 का, और बेचा कितने पर है 8,000 पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट 8 और स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब लॉस ऑन सेल 3,000। तो कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 3 20, इधर भी 20 इधर भी 20, ये तो डिस्पोजल अकाउंट खत्म। फिर इसके बाद में हम बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट का, तो डेप्रिसिएशन में आपका ओपनिंग में बैलेंस पड़ा था कितना 80,000,
आपने जो एसेट सेल करा उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल करके हटा दिया कितना 9,000 का, और ईयर एंड पर आपका बैलेंस बच रहा है कितना 1,11,000, तो बाकी का आपने करंट ईयर में चार्ज करा है डेप्रिसिएशन चार्ज बैलेंसिंग फिगर। तो 111 प्लस 9, 120 माइनस 80, 40, ये हमारा क्या आ गया डेप्रिसिएशन। इसके बाद में प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका निकल जाएगा 280 और 20 कितना हो जाएगा 300, और 300 में से 200 लेस करा तो आपका परचेज आ जाएगा। बैंक आपने परचेज करा है बैलेंसिंग फिगर 100, तो आपका हो जाएगा 300। परचेज कितना करा अपन ने $100 का। ये मेरा असेट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट और वो चीज बन गया है। अब इस फिगर से मुझे क्या करना है, यहाँ पर शो करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या पॉइंट आएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा। तो उन्होंने खुद ने निकाल करके दे दिया, बस हमें यहाँ पर फिगर बतानी है। लाइक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारा कितना बैठ रहा था बेटा 40,000 जो हमने पीएनएल से चार्ज करा था। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 40, हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर कितना 40,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट वो कितना आया था हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, यहाँ पर हमने निकाला था प्लांट को सेल करने पर लॉस हुआ था हमें कितने का 3,000 का, तो वो मेंशन कर देंगे 3,000। तो आपका टोटल हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 43,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, परचेज कितना करा 100 मतलब 1 लाख का, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का परचेज करा कितना $1 लाख। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, प्लांट को सेल करा था आपने, सेल करा था तो उससे कितने पैसे आए थे $8,000, तो वो मेंशन कर देंगे यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 8,000। तो 1 लाख तो माइनस का और 8,000 प्लस का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 92,000। ये तो हमारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन शॉर्ट इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस वगैरह वो सब कुछ। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एसेट अकाउंट बनाया। एसेट अकाउंट के अंदर वही जो भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो हमने मेंशन करा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा वो डेप्रिसिएशन हमने शो करा। फिर उसके बाद में हमने उसका प्रॉफिट लॉस निकाला, और उन इंफॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शो कर दिया है। इस क्वेश्चन में बोले बेटा इसमें कोई भी डाउट हो तो। सर एग्जाम में भी ये मतलब जो जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये सब लिखा हुआ आएगा, हाँ मतलब एग्जैक्ट पॉइंट लिखा होगा कि क्या क्या निकालना है अपने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। यहाँ तक की बात भी हमारी हो गई। इसमें और कोई डाउट है क्या बेटा किसी को, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी को एक्टिविटी नंबर 2 में? चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आया था कौन सा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जब हमें कैश फ्लो निकालना होता है तो उसके अंदर क्या चीजें आती है, वही चीजें मैंने बता दिया। फाइनेंसिंग कैश फ्लो कंप्राइजेस रिसीट फ्रॉम और रीपेमेंट टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, लाइक कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, आपने शेयर इशू करे उससे पैसा आया या आपने पेमेंट करा। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स लोन नोट्स बॉन्ड्स मॉर्गेज अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, आपने डिवेंचर इशू करे लोन वगैरह इशू करे तो उससे पैसा जो भी आया गया। कैश रीपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड, जो भी आपने लोन का पेमेंट करा। डिविडेंड पे टू द शेयर होल्डर्स,
डिविडेंड अगर आपने पे करा तो वो भी हमारा इसके अंदर आ जाता है। फिर आगे चले हम, इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है डिविडेंड पेड कैसे निकाला जाता है। तो डिविडेंड पेड के लिए हमें डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिविडेंड पेबल अकाउंट prepared same as income tax payable account। जैसे आप इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बनाते हैं उसी तरह से सेम मैनर में आपका डिविडेंड पेबल अकाउंट बनेगा। वही आपका डिविडेंड पेबल अकाउंट के अंदर भी वही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी, जितना भी आपने डिविडेंड चार्ज करा है रिटेन अर्निंग्स से तो वो आ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स, चार्ज्ड, और जो भी आपने डिविडेंड पे करा है वो आ जाएगा डेबिट साइड में कैश अकाउंट, डिविडेंड पेड। तो वही चीज के बेसिस पर हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ये 2018 और 2019 का आपका फिगर दे रखा है 35 और 45 with $1,000 and dividend charge to the retained earnings were $60,000। आपसे पूछा है व्हाट आर द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वही हम डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाएंगे, पेबल अकाउंट। सबसे पहले वही ओपनिंग बैलेंस मेंशन करा, बैलेंस बीडी, और ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कितना 35,000, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 45,000 तो वो लिख देंगे हम, बैलेंस सीडी 45,000। डिविडेंड चार्ज करा है आपने तो वो रिटेन अर्निंग्स 60,000, और डिफरेंस अमाउंट से आपका कैश अकाउंट कितना आपने चार्ज करा पेड 35 प्लस 60 माइनस 45 तो 50,000। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? मैंने आज के कंसेप्ट में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पूरा बता दिया है, इनकम टैक्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो चीज पूरा समझा दिया है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है, उसके लिए एसेट अकाउंट वगैरह कैसे बनाया जाता है वो चीज समझा दिया है, डिविडेंड अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो चीज बता दिया है। अब उसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्टिविटी नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है। ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर। बैलेंस शीट हमें दे दी है, P&L हमें दे दिया है, रिटेन अर्निंग्स का फिगर हमें दे रखा है। आपसे बोला क्या है, प्रोड्यूस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर एमा कंपनी। आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है जिसके अंदर हमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिगर्स मेंशन करनी है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लिखनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी, और फाइनल सब कुछ। तो ये बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेकिन हम एक बार मैं फिर बोलूंगा तो कि आप जो अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं
उसके फॉर्मेट्स वगैरह को और इन्हों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, किसके अंदर क्या चीज आती है। मैंने यहाँ पर स्पेशली एक पॉइंट जो है, बाकी वो का वही जो 12th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा वही चीज रिपीटेड है, बस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और पेड का ट्रीटमेंट यहाँ पर डिफरेंट कर दिए, बाकी अदर पॉइंट्स रिमेन सेम। तो कल वाले लेक्चर में मैं इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो चीज मैं बता दूंगा, और फिर उसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक बाकी रह जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा है, फिर डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाया जाता है वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल, और कल नहीं हुआ तो डे आफ्टर टुमारो वाले लेक्चर में मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? यस सर सर। संडे को क्लास है? नहीं, अभी पहले कल का क्लास हो जाए बेटा, संडे का फिर मैं बता दूंगा। सैटरडे कल तो क्लास रहेगी, कल तो वही रेगुलर क्लास रहेगी, कल मैं इसमें आगे का ये पढ़ा करके इसको खत्म करेंगे, फिर अगर संडे का बैठता है तो वो मैं कल इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। एंड ओके सर। मैं हाँ, वर्किंग बनता था, मतलब नोट नंबर 1 वो नहीं क्या बेटा? आया क्लास 12th में, जैसे वर्किंग नोट बनता था वो नहीं आया इसमें। ना, वो चीजें नहीं बनानी। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है बेटा, वहां पर आप लोग क्लास 12 में बनाते थे, तो वहां पर वो आप बनाते थे सब्जेक्टिव कॉपी के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड नोट एग्जाम के अंदर नोट हम नंबर ना। वो चीज हम आपसे बनवाएंगे कैसे कंप्यूटर पर? पॉसिबल नहीं है ना बेटा। यहाँ पर वो आपसे डायरेक्टली कैलकुलेशन पार्ट पूछा जाता है, अगर आपका कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन भी अगर आता है तो इस तरह से क्वेश्चन में पूरा बॉक्स बना करके दे दिया जाएगा। यू हैव टू जस्ट राइट द फिल अप द वैल्यूज, लाइक प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन का आप फिगर कैलकुलेट करके बता दो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का फिगर। हमें पूरी कहानी मत समझाओ कैसे आया, बस हमें तो फिगर बता दो, हम तो उससे आपको एनालाइज कर लेंगे आप सही है या गलत है। हर चीज के आगे बॉक्स वगैरह और ये लिखे हुए बेटा, तो देन यू हैव टू मेंशन डायरेक्टली फिल द वैल्यू। इज इट क्लियर? प्रॉफिट फॉर द ईयर तो वैसे ही आता था ना, उसमें करंट टैक्स का भी शायद कुछ ट्रीटमेंट करते थे। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का डिफरेंस, P&L अकाउंट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हम उसमें भी वही और टैक्स का अमाउंट ऐड करके लेंगे, अगर टैक्स माइनस करके बता रखा है तो वो ऐड करके ले लेंगे, तो वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके सर। तो इस क्वेश्चन को अपन कल करेंगे तो वो चीज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ को हो सकता है अभी थोड़ा बहुत डाउट भी आए, तो वो एक बार पहले आप इस फॉर्मेट को पूरा अच्छे से कवर अप करके इसको क्लियर करना। अगर फिर भी नहीं आता है तो कल मुझे बता देना, जिसको जो भी डाउट आएगा वो मैं बता दूंगा। कल मेरी सैटरडे को क्लास है, वही रेगुलर टाइम पर है क्लास, उसमें हम आगे का कवर करके कल मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, नहीं होता है तो मंडे वाले लेक्चर में करेंगे फिर। ठीक है बेटा? ओके सर। एंड सर जो हमारे चैप्टर छोटे हुए हैं वो कब करवाओगे आप? मैं मंडे या ट्यूसडे से अब लेना स्टार्ट कर दूंगा, मंडे या ट्यूसडे से। हाँ पलक ओके। बोल। सर पलक मैं भी वही बोल रही हूँ कि बैकअप क्लासेस का। क्या? अच्छा, वो प्रीवियस क्लासेस का वो मंडे या ट्यूसडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। जिन जिन का जो टॉपिक छूटे हुए हैं आप एक बार मुझे टेलीग्राम पर हेलो लिख करके भेज देना सेम नंबर पर, तो उससे क्या है, मैंने जो क्लास ली हुई है उसकी एक बार मैं रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा और फिर मैं उसका समझा दूंगा, तो ताकि वो चीज आपको कवर अप हो जाएगा। ठीक है? जिन जिन का जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स छूटे हुए हैं वो मुझे एक बार टेलीग्राम पर हेलो लिख करके शेयर कर देना, तो मैं आगे की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और फिर मैं उस टॉपिक को समझा दूंगा वापस से, ताकि वो चीज आपका एक बार कवर अप भी हो जाएगा, और एक बार मैं उसमें बैकअप उसमें लाइव क्लास में समझा दूंगा तो वो वापस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। है ना बेटा? बाकी का हम कल करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।